गुड आफ्टरनून। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 का फिजिक्स का चैप्टर गति मोशन, जिसमें आपका जो टॉपिक है वो गति के समीकरण इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में हम आपको बताएंगे। इसमें आपका होता है क्या कि अगर कोई भी वस्तु एक ऋजुरेखीय मार्ग में गति करती है, अगर कोई वस्तु एक ऋजुरेखीय मार्ग में गति करती है, सपोज दैट ए पॉइंट पे यहाँ पे आपकी कोई वस्तु है, ये इस प्रकार से बी पॉइंट पे गई, बी से फिर ये सी पॉइंट पे गई, यानी इस प्रकार से एक ऋजुरेखीय मार्ग में अगर ये वस्तु गति करती है, यानी तो इस कंडीशन में इसके वेग, वस्तु के वेग वस्तु के वेग और वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी तथा जो वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है, यानी वस्तु अगर एक स्थान से अगर चलना प्रारंभ करती है, सपोज दैट 2 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से, और किसी समय t के अंतराल पे वो 2 मीटर प्रति सेकेंड के वेग में वृद्धि होती है, वो बढ़ के 3 मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से उसका जो वेग हो जाता है, तो इस कंडीशन में 2 मीटर प्रति सेकेंड से वस्तु का वेग बढ़ के 3 मीटर प्रति सेकेंड हुआ, तो इस कंडीशन में क्या हुआ, वस्तु में त्वरण उत्पन्न हुआ, यानी वस्तु की में वेग उत्पन्न हुआ। तो कहा जा सकता है वस्तु के वेग वस्तु द्वारा तय की गई दूरी तथा त्वरण में जो पारस्परिक संबंध होता है उसे गति के समीकरणों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं। ये चीज आपका क्लियर है। तो गति का जो हमारा समीकरण होता है, वो गति का जो पहला समीकरण होता है वो हमारा होता है क्या, v इज इक्वल टू आपका u प्लस ए टी होता है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी होता है। ये आपका गति का क्या हो गया, पहला समीकरण। दूसरा समीकरण आपका जो गति का होता है वो क्या होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। ये दूसरा समीकरण हो गया। तीसरा समीकरण जो आपका गति का होता है वो हम बात करते हैं क्या होता है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। v स्क्वायर इज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर प्लस 2as। अब हम बात करते हैं यहाँ पे u है क्या चीज, a क्या चीज है, t क्या है, b क्या चीज है, तो इसे हम आगे आपको डिराइव कर दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। इस कंडीशन में जो आपका u होता है, u जो होता है पिंड का समय अंतराल t में, u जो होता है जो वस्तु यानी पिंड, u होता है किसी पिंड के समय अंतराल, किसी पिंड के समय अंतराल t में प्रारंभिक
प्रारंभिक वेग, ये होता है आपका u। किसी पिंड के समय अंतराल t में जो प्रारंभिक वेग होता है उसे हम u से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद आपका होता है a। क्या चीज होता है? पिंड का त्वरण, जो कि हमने इससे पहले के जो टॉपिक थे उसमें आपको एक्सेलरेशन यानी त्वरण के बारे में आपको बताया जा चुका है। यानी ये होता है पिंड का त्वरण। इसके बाद होता है आपका क्या, यहाँ पे आ रखा है टी। टी आपका होता है क्या कि समय अंतराल। समय अंतराल ये हो गया आपका टी। समय अंतराल, अगर कोई भी वस्तु अगर कोई दूरी तय कर रही है, सपोज दैट मैं अगर यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे आपको समझाने के लिए अगर कुछ लिख रहा हूँ तो मेरे लिखने में यानी मैं यहाँ पे एक कार्य कर रहा हूँ तो मेरे कार्य करने में मेरे हाथ या मैं खुद यहाँ पे क्या मूव कर रहा हूँ यानी मुझ में गति हो रही है, तो मेरे में गति जो उत्पन्न हो रही है इसमें कुछ समय लग रहा है। तो वो समय जो होता है उसी प्रकार से जो समय लग रहा है, जो पिंड कोई अगर वेग में है, पिंड किसी वेग में अगर है, वो किसी गति में अगर पिंड में गति है, पिंड गति कर रही है तो उसके गति में कोई समय होता है कि जैसे कि वस्तु अगर हमारी चल रही है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो यानी 1 घंटे में 2 किलोमीटर, ये क्या हुआ 1 घंटा। 1 घंटा क्या वो समय। तो ठीक उसी प्रकार से ये टी क्या है, यहाँ पे समय अंतराल है। और इसके बाद जो आपका v है, v जो इक्वल होता है कि किसी पिंड के समय अंतराल t में किसी पिंड के समय अंतराल t में पिंड का अंतिम वेग होता है। ये पिंड का अंतिम वेग होता है। तो इन इक्वेशन में जो भी चीजें आपकी दी गई है, v किसी पिंड के समय अंतराल t में अंतिम वेग हो गया, u पिंड के समय अंतराल t में प्रारंभिक वेग हो गया, a पिंड का त्वरण यानी जो एक्सेलरेशन उत्पन्न हुआ वो हो गया आपका। और इसके बाद जो आपका बचता है यहाँ पे s जो होता है पिंड द्वारा समय अंतराल t में चली गई दूरी होता है। या पिंड द्वारा सीधे लिख दे रहे हैं यहाँ पे, पिंड द्वारा समय अंतराल t में तय की गई दूरी। तय की गई दूरी जिसे हम s से डिराइव करते हैं। तो ये आपका u, a, t, v और s जो गति के समीकरण में उपयोग होते हैं, ये क्या क्या चीज होते हैं हमने यहाँ पे आपको समझा दिया। अब आगे हम बात करते हैं कि ये v = u + at, ये जो हमारा समीकरण है ये कैसे उत्पन्न हुआ, यानी ये बना कैसे, इसे हम डिराइव कर रहे हैं हमारे। यहाँ पे आ गया आपका क्या, गति के समीकरण का निगमन। गति के समीकरण का निगमन यहाँ पे आ जाते हैं। तो पहला जो आपका गति का समीकरण है उसको हम लेके चलते हैं क्या, परिभाषा अनुसार या इसे हिंदी में लिख देते परिभाषा अनुसार। परिभाषा अनुसार हमारा त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर हमारे परिभाषा अनुसार क्या था, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग परिवर्तन
डिवाइडेड बाई समय अंतराल। त्वरण बराबर यही होता है। इससे पहले जब एक्सीलरेशन का टॉपिक आपको बताया गया होगा तो उसमें एक्सीलरेशन के डिफिनेशन प्लस एक्सीलरेशन के फार्मूले के बारे में भी बताया गया होगा। तो वहाँ से त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो त्वरण को हम प्रदर्शित किससे करते हैं? ए से। ए इज इक्वल टू आपका क्या हो गया? वेग परिवर्तन। वेग परिवर्तन आपका क्या हो गया? अंतिम वेग या इसे कह सकते हैं अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइडेड बाई समय अंतराल क्लियर। अब यहाँ पे त्वरण को हम इसे डिराइव करते हैं ए से। ए इज इक्वल टू क्या आपका हो गया? अंतिम वेग को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? v से। v माइनस प्रारंभिक वेग क्या है? u डिवाइडेड बाई समय अंतराल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? t से हो गया। तो ये आपका t को जब इधर लाएंगे तो ये t का यहाँ पे क्या हो जाता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी at इज इक्वल टू आपका क्या हो गया? v माइनस u। तो देयरफॉर v इज इक्वल क्या होगा? ये माइनस u जब इक्वल टू के बाईं तरफ आएगा तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। बेसिक चीज मैथमेटिक्स की है, आपको क्लियर कराया गया होगा। तो ये आपका v इज इक्वल टू यहाँ पे देयरफॉर हो जाएगा हेंस v इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा यानी u प्लस at। v इज इक्वल टू आपका क्या हो गया? u प्लस at। तो ये जो आपका हो गया ये गति के समीकरण का ये पहला समीकरण हो गया। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको v इज इक्वल टू u प्लस at बताया था। अब v इज इक्वल टू u प्लस at आता कैसे, वो चीज़ यहाँ पे आपको क्लियर कर दी गई है। क्लियर। अब इसके बाद आपका आता है दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण आपका क्या था? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब उसे देख लेते हैं। ये चीज समझने में उम्मीद करता हूँ कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुई होगी। अब गति का दूसरा समीकरण कर ले लेते हैं कि यदि कोई गतिमान वस्तु का प्रारंभिक वेग v तथा एक समान त्वरण a है, किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग आपका u है और इसमें त्वरण आपका क्या है? a है। त्वरण बराबर a है और t सेकेंड के पश्चात वस्तु का वेग जो बढ़ के वो u से क्या हो जाता है? v। t सेकेंड बाद वस्तु का वेग क्या हो जाता है? v हो जाता है। तो इस कंडीशन में हम देखेंगे क्या, अब इस चीज को आगे डिराइव करते हैं कि सपोज दैट यहाँ पे हम मान लेते हैं यहाँ पे हम सपोज करते हैं, मान लेते हैं कि वस्तु में गति प्रारंभ होने के 1 सेकेंड बाद, यानी 1 सेकेंड में वस्तु का पहले जो वृद्धि हुई, यानी कोई वस्तु चल रही थी सपोज 2 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से, समय t के अंतराल पे वो 3 मीटर प्रति सेकेंड हो गई। तो ठीक उसी अनुसार हम लेते हैं क्या कि 1 सेकेंड में, अब जैसे कि t समय में 2 मीटर प्रति सेकेंड से वस्तु 3 मीटर प्रति सेकेंड के वेग में हो गई। तो यहाँ पे क्या त्वरण a उत्पन्न हुआ। ठीक उसी प्रकार से ले लेते हैं कि 1 सेकेंड में
एक सेकेंड में वस्तु के वेग में जो वृद्धि हुई, एक सेकेंड में वस्तु के वेग में वृद्धि बराबर क्या हुआ, ए, यानी जो त्वरण उत्पन्न हुआ एक्सीलरेशन रूप से हम बता रहे हैं यहाँ पे। अब इसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है इसमें कि अब ये जो वस्तु एक सेकंड में इसमें त्वरण ए उत्पन्न हुआ, अब गति समाप्त होने के एक सेकंड के पहले वस्तु का वेग, गति समाप्त होने से एक सेकंड पहले वस्तु का वेग, ये बराबर आपका हो जाएगा क्या, गति समाप्त होने से एक सेकंड पहले, यानी एक सेकंड में वस्तु में एक्सेलरेशन उत्पन्न हुआ, तो गति प्रारंभ होने के गति समाप्त होने से एक सेकंड पहले जो वस्तु का वेग होगा, यानी फाइनल वेग जो उसका v होगा, एक्सेलरेशन क्या, जब कोई वस्तु एक वेग से रुकती है तो क्या होता है, उसमें उसके वेग में कमी आती है, तभी वो वस्तु चल के धीरे से रुकती है, तो यानी एक्सेलरेशन कम है, तो v माइनस ए हो जाएगा यहाँ पे। और ठीक इसी प्रकार से हम बात करते हैं कि गति प्रारंभ होने के एक सेकेंड बाद वस्तु का वेग ये बराबर आपका क्या हो जाएगा, गति प्रारंभ होने के एक सेकेंड बाद, तो प्रारंभिक वेग वस्तु का क्या था, u, समय एक सेकेंड के अंतराल पर उसमें एक्सेलरेशन ये उत्पन्न हुआ, तो u प्लस ए हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीजें हमारी क्लियर हुई। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, औसत वेग की गणना करेंगे। तो औसत वेग बराबर हमारा होता है क्या, कि अंतिम वेग प्लस प्रारंभिक वेग डिवाइडेड बाय 2। अंतिम वेग प्लस प्रारंभिक वेग इस पूरे के बटे 2 हो जाएगा। अब ये चीज हम यहाँ पे देखते हैं। अंतिम वेग हमारा क्या हुआ, गति समाप्त होने से एक सेकेंड पहले, यानी गति समाप्त होने वाली ये हमारा अंतिम वेग हुआ, यानी v माइनस ए। तो औसत वेग बराबर हो गया क्या, v माइनस ए प्लस यू प्लस ए, या इसे हम किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका क्या, v माइनस ए प्लस यू प्लस ए डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे देखेंगे क्या, औसत वेग बराबर हमारा क्या प्राप्त हो जा रहा है, यहाँ पे माइनस ए प्लस ए, ये क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचेगा, v माइनस यू, सॉरी v प्लस यू बचेगा। ये हो जाएगा क्या, v प्लस यू, ये डिवाइडेड बाई आपका 2 हो जाएगा। ये औसत वेग हो गया। इसे हम क्या मान लेते हैं। अब ठीक इसी प्रकार से हम आ जाएंगे क्या, दूसरे सेकंड के लिए। इसी प्रकार हम आ जाएंगे क्या, इसी प्रकार हम आ जाएंगे दूसरे सेकंड में कि गति प्रारंभ होने के 2 सेकंड बाद, गति प्रारंभ होने के 2 सेकंड बाद वस्तु का वेग
वस्तु का वेग बराबर क्या हो जाएगा। अब पहले 1 सेकेंड में जो एक्सेलरेशन था वो ए उत्पन्न हो रहा था, तो दूसरे सेकेंड में यानी 1 + 1 1 सेकेंड में एक्सेलरेशन ए उत्पन्न होगा, तो दूसरे 1 सेकेंड में एक्सेलरेशन फिर ए उत्पन्न होगा, यानी ये क्या दूसरे सेकेंड में 1a + a = 2a, तो ये हमारा हो जाएगा क्या u + 2a। क्लियर है ये चीज। अब इसके बाद आता है क्या, गति समाप्त होने से होने से 2 सेकेंड पहले वस्तु का वेग बराबर क्या हो जाएगा, अंतिम वेग यानी v माइनस एक्सेलरेशन, यानी अब वस्तु रुक रही तो उसमें कमी आएगी, तो त्वरण यानी अब यहाँ पे क्या हो गया मंदन डी एक्सेलरेशन, जिसे -a से प्रदर्शित करते हैं, तो ये +2a यहाँ पे क्या है -2a। क्लियर हुआ यहाँ पे। अब इसे हम लेके चलते हैं क्या, वस्तु का औसत वेग। वस्तु का औसत वेग ये बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या, अंतिम वेग प्लस प्रारंभिक वेग डिवाइडेड बाय 2, यानी ये आपका हो जाएगा क्या u + 2a + v - 2a डिवाइडेड बाय आपका 2 हो जाएगा, -2a + 2a ये आपका यहाँ पे कैंसिल, यानी औसत वेग बराबर आपका क्या हो गया u + v डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे भी हमें प्राप्त हुआ था क्या चीज u + v या v + u डिवाइडेड बाय 2। तो हम देखते हैं क्या कि एक निश्चित समय अंतराल पे अगर वस्तु के में त्वरण उत्पन्न हो रहा है, तो इसी प्रकार से 3 सेकेंड तक चलने पे जो इसका वेग होगा यानी वो भी v + u डिवाइडेड बाय 2 के रूप में ही होगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे आ जाते हैं ए से, यानी दूरी बराबर पे। दूरी बराबर हम आपको बता चुके हैं पहले क्या होता है। इस चीज को आप यहीं पे रहने दीजिएगा, ध्यान देने की चीज है। तो अब हो गया क्या, दूरी बराबर क्या हो गया आपका, यहाँ पे चाल बराबर आपका होता था क्या दूरी बटा समय। तो यहाँ से दूरी बराबर क्या हो जाएगा, ये समय का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी जो हो जाएगा क्या चाल गुणे समय हो जाएगा यहाँ पे दूरी बराबर। तो अब आगे आते हैं, तो दूरी बराबर दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, s से। चाल हमारा क्या है यहाँ पे, चाल क्या है u + v डिवाइडेड बाय 2, यही हमारा यहाँ पे आ रखा है, जैसा कि हमने पहले ही हल कर चुके हैं। तो ये हो गया क्या u + v डिवाइडेड बाय 2। अब ये समय क्या टीमें समय में, यानी अब ये कंटिन्यू चलता रहेगा, तो टीमें समय के अंतराल तक जाएगा। तो s = u + v डिवाइडेड बाय 2 × t। अब इसे आगे लेके चलते हैं। अब ये हो जाएगा s = क्या हो जाएगा u + v डिवाइडेड बाय 2। तो ये u + v गति का जो पहला समीकरण था। अब यहाँ पे आते हैं, गति के पहले समीकरण से, तो गति का पहला समीकरण क्या था, v = u + at। तो यहाँ पे v का जो मान है वो रखेंगे u + at। ये आपका हो जाएगा क्या u + at, ये टोटल डिवाइडेड बाय आपका क्या 2 और इनटू मल्टीप्लाई बाय टाइम t। ठीक, अब इसे जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका s = क्या हो जाएगा u + u 2u, ये हो गया 2u + at इंटू टाइम t डिवाइडेड बाय 2, यानी s = क्या हो गया 2u। अब t का इसमें अंदर मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो ये हो जाएगा 2ut
प्लस ए टी इंटू टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। क्लियर? देयरफॉर इसे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 है तो s इज इक्वल टू हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, ut। यहाँ से ut को अगर बाहर करते हैं, ut को अगर हम यहाँ पे बाहर लेते हैं, या इसे दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं क्या, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये भी लिखा जा सकता है इसे। क्यों? क्योंकि ये दो का जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ut प्लस AT स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। AT स्क्वायर का 1 में गुणा हुआ AT स्क्वायर, तो ut प्लस AT स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो देयरफॉर हमें जो यहाँ पे s इज इक्वल टू प्राप्त हो रहा है, तो क्या प्राप्त हुआ है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, यानी ये हुआ हमारा गति का दूसरा समीकरण। क्लियर है? इसके बाद हमारा आता है गति का तीसरा समीकरण आता है। तो आज हमने क्या पढ़ा, गति के पहले समीकरण का निगमन प्लस गति के दूसरे समीकरण का निगमन। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये आपका क्लियर होगा। इसमें समझने में कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करके या व्हाट्सएप पे आप अपना मैसेज डाल के पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी की चीज़ें कल आपको बताई जाएंगी। कल हम आपको बताएंगे गति के समीकरण का तीसरा नियम कैसे निकाला जाता है, प्लस आपका गति का जो है वो ग्राफीय निरूपण बताया जाएगा। धन्यवाद।